जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आज हम 15वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। 15वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लेकर के आए हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन कोट कुछ इस प्रकार है कि मुश्किल रास्तों को देखकर घबराना नहीं है, मुश्किल रास्तों को देखकर घबराना नहीं है, चलते रहना है, थकना नहीं है। जो बैठ जाता है थककर रास्तों में अक्सर, वो कभी मंजिल पर पहुंचा ही नहीं है, वो कभी मंजिल पर पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, घबराना नहीं है, बस सीधे बिना रास्ते को देखे मंजिल को देख करके चलना है। बस मंजिल ध्यान में होनी चाहिए और उसी को लेकर के आपको आगे बढ़ते रहना है। इसी कोट, ऊर्जावान कोट के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो जो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ को कहते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि ये सबको ब्लड दे सकता है। वहीं में अगर ए बी की बात करूं तो ये आपका सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं रक्त समूह की बात करता हूं तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो आपकी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा क्या करा गया था, तो आपकी रक्त समूह की खोज की जाती है। तो सर्वदाता किसको कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सबसे पहले रक्त दाब की खोज की थी, यानी कि किसने, whom among the following was the first to discover blood pressure। तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले किसने खोजा था। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है एस हेल्स। एस हेल्स ने सबसे पहले 1733 में ब्लड ग्रुप को खोजा था, और किस में खोजा था, तो आपका घोड़े में खोजा था। ठीक है, तो सबसे पहले रक्तदाब को एस हेल्स ने कहां पर देखा, तो घोड़े में देखा। वहीं अगर मैं कार्ल लैंड स्टीनर की बात करूं तो इन्होंने क्या करा था, तो रक्त समूह को खोजा था। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने। विलियम हार्वे की बात करता हूं तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ये करी थी आपकी विलियम हार्वे ने। लुई पास्चर ने बताया था कि जो किण्वन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा घटित होती है, तो किसके द्वारा घटित होती है, तो जीवाणुओं के द्वारा होती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगह प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कब की गई थी, तो ये आपकी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया। किसके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये आपकी क्या करी गई, इसका आयोजन किया गया। वहीं अगर वल्लभी की बात करता हूं तो इसमें द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया। द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया, और ये कब की गई, तो ये छठवीं शताब्दी ईसवी में वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। राजगृह में आपको पता है कि प्रथम बौद्ध संगति होती है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहां पर होती है, तो ये आपकी राजगृह में होती है। ठीक है, वहीं अगर वैशाली की बात करता हूं तो जो आपकी सेकंड आपकी कौन थी, तो बौद्ध संगति थी, वो आपकी वैशाली में आपकी संपन्न होती है। तो द्वितीय बौद्ध संगति आपकी वैशाली, प्रथम बौद्ध संगति आपकी राजगृह, तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगति आपकी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो पहली जैन सभा पाटलिपुत्र, द्वितीय जैन सभा वल्लभी में। ठीक है, पहली जैन सभा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये वाली आपकी कब, ये आपकी छठवीं शताब्दी ईसवी में। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है, यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित
कृति नहीं है। तो कौन सी है? विनय पत्रिका आपकी तुलसीदास की है, कवितावली आपकी तुलसीदास की है, गीतावली आपकी तुलसीदास की है, लेकिन साहित्य लहरी तुलसीदास की न हो करके किसकी है? तो ये आपकी सूरदास जी की हो जाती है। साहित्य लहरी के जो आप कह सकते हो लेखक या रचनाकार कौन है? तो आपके सूरदास जी हो जाते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी? तो किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1565 में। 1565 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। ठीक है, अकबर की बात करता हूं तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये जो गद्दी पर बैठा यानी कि मुगल शासक बना था, तो मुगल शासक कब बनता है? ये मुगल शासक बनता है 1556 में। कब? 1556 में ये मुगल शासक बनता है। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, उसके बाद 1571 की अगर बात करूं तो इसमें इस फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, यानी कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन करता है? तो अकबर के द्वारा की गई थी 1571 में। और इसी के साथ फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाया था। फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? तो यहां पर राजधानी भी अकबर ने बनाया था। उसके बाद 1573 की बात करता हूं तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसको बनवाने का कार्य किसने किया था? तो अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में अकबर के द्वारा, और इसको राजधानी बनाया गया। उसके बाद 1573 में बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। इस क्वेश्चन में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो महाभारत जिसे आप जय संहिता के नाम से जानते हैं, तो महाभारत का पहला नाम कह सकते हो क्या है आपका? जय संहिता है। और इसके रचनाकार की बात करता हूं तो महर्षि वेद व्यास इसके रचनाकार हो जाते हैं। ठीक है, तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत रचित है। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी ने ये क्या किया था? इसका अनुवाद किया था फारसी में। अगर मैं किसारी मोहन गांगुली की बात करता हूं तो इन्होंने इसका यानी कि महाभारत का अनुवाद किस में किया था? तो अंग्रेजी में किया था। वही रामानुजाचार्य की बात करता हूं तो इन्होंने महाभारत का जो अनुवाद है वो तमिल में किया था। अगर मैं काली प्रसन्न सिंह की बात करता हूं तो इन्होंने महाभारत का अनुवाद किसमें किया था? तो बांग्ला में किया था। किसमें? बांग्ला में किया था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। महाभारत जय संहिता के नाम से जानी जाती है। इसके रचनाकार वेद व्यास हैं। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, किसारी मोहन गांगुली जी ने अंग्रेजी में किया, रामानुजाचार्य ने तमिल में किया, और वहीं काली प्रसन्न सिंह ने किसमें किया? तो आपका बांग्ला में महाभारत का अनुवाद किया। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में असत्य है? Which of the following is false about the directive principles of state policy? ठीक है, तो इसमें से आपको असत्य छांटना है। तो कौन सा असत्य है? किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर स्टेट पॉलिसी की बात करता हूं तो इनको जगह मिली है आपकी भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इनको जगह मिली हुई है। अगर मैं आर्टिकल की बात करता हूं तो 36 से लेकर के आपके 51 तक इनको लिया गया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपके कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनको जगह मिली है। पढ़ते हैं इसमें असत्य कौन सा है? तो इनका स्वरूप सकारात्मक है, बिल्कुल सही है। इनका स्वरूप सकारात्मक होता है, जबकि मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक होता है। यह अप्रवर्तनीय होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं? अनइंफोर्सेबल होते हैं, यानी कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। और इनको अप्रवर्तनीय बनाता है अनुच्छेद 37।
अनुच्छेद 37 डीपीएसपी को क्या बनाता है? अप्रवर्तनीय बनाता है। ये बाध्य योग नहीं है। बाध्य योग नहीं है तो इनके खिलाफ न्यायालय में आप नहीं जा सकते, न्यायालय इन्हें लागू नहीं करवा सकता, तो ये अप्रवर्तनीय हो जाते हैं। इन पर कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये, है ना, यह इन पर कोई सीमा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार के को दिए गए एक सकारात्मक निर्देश हैं कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो उनमें 35 से लेकर के 51 तक जो विषय समाहित हैं उनमें से अपनी पॉलिसी में विषयों को डालेगी या उनको देखेगी कि इनके अनुसार हम पॉलिसी का निर्माण करेंगे, अपनी नीति का निर्माण करेंगे। तो उसके बाद चौथा है, यह विशेष परिस्थिति में निलंबित हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि ये स्वतः ही निलंबित रहते हैं जब तक इनको लागू नहीं किया जाता। ये स्वतः ही निलंबित रहते हैं जब तक इनको लागू नहीं किया जाता। तो असत्य मिल गया, डी असत्य हो जाता है, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकारों के बारे में अगर जानोगे आप तो मौलिक अधिकार विशेष परिस्थिति में निलंबित होते हैं, ठीक है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ करके बाकी सब अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है नंबर डी, ठीक है। ये इनके बारे में सभी सही है। इस क्वेश्चन में इतना था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है रूस, ठीक है। रूस के संविधान से किसको लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या थे? तो मूल संविधान में नहीं थे, है ना। मौलिक कर्तव्य जो थे मूल संविधान में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इनको जोड़ा गया। कहां पर जोड़ा गया? तो भाग 4 का जोड़ा गया, भाग 4 का जोड़ा गया, और अनुच्छेद जोड़ा गया आपका, आर्टिकल जोड़ा गया 51A। क्या जोड़ा गया? 51A से लेकर के 51A से लेकर के आपका जे तक जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन में। अगर मैं 42वां संविधान संशोधन की बात करता हूं तो ये इसके लिए एक समिति बनी थी जिसको आप क्या कहते हो? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस संविधान संशोधन को लाया गया था, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह कब बनी थी समिति? तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन के लिए 1976 में बनी थी। भाग 4 का में मूल मौलिक कर्तव्यों को जगह मिली है। अनुच्छेद की बात करता हूं तो 51A से लेकर के स्मॉल जे तक इनको जगह मिली थी। तो जब ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन एक और जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब? 2002 के द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर आप देखोगे तो कितनी है? 11 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भाग 4 का में बना करके अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। जब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा तो 10 थी इनकी संख्या, लेकिन एक बाद में जाकर के 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। अगर अमेरिका से बात करूं तो अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। वहीं जर्मनी से बात करूं तो जर्मनी से आपका जो आपातकाल उपबंध है वो आपके जर्मनी से ग्रहित हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं ब्रिटेन की तो संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन की देन है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो ये आपकी ब्रिटेन से ग्रहित है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है, तो ये हो जाता है भाग 1, ठीक है। भाग 1, भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया कहां पर कहा गया है, तो भाग 1 में है। ठीक है, अगर भाग 2 की बात करता हूं तो नागरिकता के बारे में यह प्रावधान करता है। भाग 1 के अगर अनुच्छेदों की बात करता हूं तो भाग 1 में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, वहीं नागरिकता की बात करता हूं तो अनुच्छेद आपके 5 से लेकर के 11 तक ये नागरिकता के बारे में प्रावधान करते हैं। अगर भाग 3 की बात करता हूं तो ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका कौन सा भाग है, तो भाग 3 है। और ये अनुच्छेदों की बात करूं तो अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं भाग 4 की बात करता हूं तो इसमें डीपीएसपी के बारे में प्रावधान है। अगर अनुच्छेदों की बात करूं तो 36 से लेकर के 51 तक ये चले जाते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वो है आपका डी। ठीक है, यानी कि गोरखपुर। ठीक है, तो ये आपका पटना, कानपुर, हरिद्वार, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। लेकिन गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे, तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे ये आपका गोरखपुर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता को दर्शाता है। ठीक है, न्यूनतम और जो अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता है उसको दर्शाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका केरल और बिहार। ठीक है, केरल और बिहार। ठीक है, तो केरल और बिहार यानी कि केरल में अधिकतम साक्षरता दर है, जबकि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका केरल और बिहार। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में होती है। कहां पर होती है, तो ये आपका ढाका में होती है। ठीक है, सलीम उल्लाह खां के द्वारा यानी कि आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है अमेरिका में। ठीक है, वहीं अगर होम रूल लीग की स्थापना बात करूं तो 1916 में इसकी स्थापना होती है। खिलाफत आंदोलन की बात करता हूं तो ये 1922 में न होकर के 1919 में घटित हुआ था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है ना। अगर ये वीडियो, अगर ये सेशन, आपको क्लास, ये जो भी है आपको पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, लाइक तो बनता है ना, और कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकें, सारी सब्जेक्ट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको दे सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा नहीं है। काराकोरम, पीर पंजाल और बुर्जिल, ये तीनों कहां पर हैं, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जबकि सिपकीला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं तो इसमें आपका बाड़ा लाचाला भी दर्रा पड़ता है। कौन सा, बाड़ा लाचा ये भी दर्रा कहां पर पड़ता है, आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिपकीला दर्रा वही दर्रा है जहां से होकर के भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। कहां से, तो सिपकीला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सतलज नदी प्रवेश करती है ना। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करता हूं तो यहां पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर मैं 22 अप्रैल की बात करता हूं तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
वहीं अगर मैं 22 मई की बात करूं तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई हो जाएगा। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस हो जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हो जाता है, वहीं 22 मार्च को विश्व जल दिवस हो जाता है और ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को हो जाता है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का वर्णन कहां पर है, यानी कि जो आपका बजट शब्द है भारतीय संविधान में कहां पर दिया रखा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आपको बता दूं कि बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी कि कहीं नहीं। वहीं अगर अनुच्छेद 110 की बात करता हूं तो ये आपका वर्णन करता है किसका? धन विधेयक का। तो धन विधेयक का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है आपका 110। 112 की बात करता हूं, ठीक है, 112 की बात करता हूं तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। चलो 123 देखते हैं। 123 है आपका, ये राष्ट्रपति को क्या देता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। क्या देता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये हो जाता है आपका 123। 112 की बात करता हूं तो 112 में बजट शब्द, यानी कि बजट शब्द तो संविधान में है ही नहीं, लेकिन 112 में एक शब्द दिया रखा है जिसको कहते हो वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया जाता है, जिसको आप बजट के नाम से जानते हो। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण आपका जिक्र मिलता है 112 में। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र मिलता है 112 में, जो मान लिया जाता है कि यही बजट है, लेकिन बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? Which of the following devices convert mechanical energy into electrical energy? तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन सा यंत्र करता है? तो ये हो जाता है आपका डायनेमो। क्या हो जाएगा? तो डायनेमो जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर मैं मोमबत्ती की बात करता हूं तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये आपका प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगर मैं सोलर सेल की बात करता हूं तो ये आपका सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में, है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूं सितार की, तो सितार भी आपका यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम सितार के द्वारा होता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती आपकी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस आर फंगाई स्टडीड। ठीक है, तो किस में स्टडी करी जाती है? आपकी फंगाई की, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं फाइकोलॉजी की, तो इसमें एल्गी का यानी कि शैवालों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में आपको पता है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका? फलों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन हो जाता है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं समान वायु दाबों को, तो वो क्या कहलाती हैं? तो what are the lines connecting places with equal air pressures called? ठीक है, तो उनको कहते हैं, आप क्या कहते हो? समदाब रेखाएं, यानी कि आइसोबार लाइंस कहते हो। समदाब रेखाएं होती हैं जो आपका मानचित्र पर कैसे वायु दबाव कैसा हो? समान हो। अगर एक वायु दाब समान है, उसको दूसरी लाइन अगर जोड़ रही है तो उस रेखा को आप समदाब रेखा कहोगे। ठीक है, समान ताप को जोड़ने वाली रेखा, समान
ताप को जोड़ने वाली रेखा आपकी समताप रेखा होती है, ठीक है, समान तापमान को जोड़ने वाली। अगर समलवण की बात करूं तो समान लवणता को मानचित्र पर जहां जहां समान लवणता है, अगर उनको एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो वो आपकी समान लवणता रेखा हो जाएगी। वहीं अगर समधूप की बात करूं तो समान धूप की अवधि को जोड़ने वाली, ठीक है, समान धूप की अवधि को जोड़ने वाली रेखा समधूप रेखा कहलाती है, ठीक है, समधूप रेखा कहलाती है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में अवस्थित नहीं है? तो राजस्थान में अवस्थित नहीं है, कौन सा पर्यटन स्थल हो जाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता है अजमेर में है, ठीक है, कहां पर है? तो आपका ये अजमेर में पड़ता है। और किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये कहां पर है? अजमेर में। पिछोला झील कहां पर है? तो ये आपका उदयपुर में पड़ती है। कहां पर? उदयपुर में, ठीक है। शेरगढ़ का किला कहां पर है? तो ये आपका धौलपुर में पड़ता है। कहां पर? तो धौलपुर में, ठीक है, धौलपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। अगर मैं राजस्थान के पर्यटन स्थल की बात करता हूं, इसमें अवस्थित नहीं है, तो कुतुब मीनार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होने वाला है? डी, यानी कि कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहां पर है आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक हैं आपके अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा पुस्तक बुद्ध चरितम का निर्माण किया गया है। अगर मैं बाण भट्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सी आपकी बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, ठीक है। बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? हर्षचरित लिखा गया है, ठीक है, हर्षचरित इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और कादंबरी के लेखक भी कौन है? आपके बाण भट्ट हैं, ठीक है। तो कादंबरी के लेखक भी कौन है? आपके बाण भट्ट हैं। शूद्रक की बात करूं तो इनके द्वारा मृक्ष कटकम की रचना की गई है। मृक्ष कटकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। वहीं विष्णु शर्मा की बात करता हूं तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपके विष्णु शर्मा जी हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आपसे मिलेंगे हम कल इसी जोश और जुनून के साथ। अपना हौसला बनाए रखिएगा, आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। ऐसे ही हम अनवरत श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।